नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया। इन 5 राज्यों में दक्षिण भारत का तेलंगाना है तो पश्चिम का राजस्थान और मध्य भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर का मिजोरम। मतलब दक्षिण, पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर देश के बड़े हिस्से का जनादेश 2019 के चुनाव से ठीक पहले आने वाला है। इसलिए इन 5 राज्यों के चुनाव को 2019 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी का सब कुछ दांव पर है। इन राज्यों में माहौल कैसा है इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन सब आ गई है चुनाव की तारीखें आ गई हैं और कब मतगणना होगी? 11 दिसंबर को मंगलवार का दिन है। किसका मंगल होगा, किसका अमंगल, इसी को जानने के लिए हम सीधे चलते हैं रोहित के पास। रोहित बताएंगे हमें कि क्या इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है। शुक्रिया दीपक जी। आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने चुनाव का जो पूरा कार्यक्रम है 5 राज्यों का, उनका ऐलान कर दिया है। अब किस तरह से इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस की डेट क्या है 5 राज्यों में, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो कुल 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा की और वोटिंग जो होगी मध्य प्रदेश में वो 28 नवंबर को होगी। और जो नतीजे आएंगे मध्य प्रदेश के चुनाव के, यानी कि इस दिन पता चलेगा कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है, वो दिन होगा 11 दिसंबर का। तो 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान हो गया है। और मध्य प्रदेश के साथ ही बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर ये अकेला ऐसा राज्य है जहां पर 2 फेजेज में मतदान होगा। पहला फेज जो है वो 12 नवंबर को होगा और सेकंड फेज होगा 20 नवंबर, यानी कि 2 फेजेज में यहां पर वोटिंग की जाएगी और नतीजे एक ही दिन 11 दिसंबर को आएंगे। जैसा कि आपने बताया मंगल का दिन होगा, पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में किसका मंगल होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान की। यहां पर भी अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है। कुल 200 सीटें इस वक्त राजस्थान में और वोटिंग होगी 7 दिसंबर। यहां पर तारीख तय की गई है आज जो चुनाव आयोग ने कार्यक्रम तय किया चुनाव का, और नतीजे यहां पर भी 11 दिसंबर को आएंगे और पता चलेगा कि जो सीसॉ पैटर्न चलता है राजस्थान में, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, क्या वही पैटर्न चलता रहता है या फिर इस बार कुछ चेंज ऐसा होता है। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर जो तय किया गया है कार्यक्रम, इस बार वोटिंग का जो दिन तय किया गया है वो है 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे आप देखिए वो 11 दिसंबर को आएंगे तेलंगाना में। अब तेलंगाना की बात करते हैं, बाद मिजोरम की बात करते हैं। छोटा राज्य है, 40 विधानसभा सीटें हैं मिजोरम में और वोट का जो दिन है वो 28 नवंबर यहां पर तय किया गया है और नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे। फिलहाल अभी कांग्रेस की सरकार है और बहुमत से कांग्रेस इस समय मिजोरम में है। अब देखना ही होगा कि तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन जब चुनाव होंगे और उसके बाद नतीजे आएंगे 11 तारीख को, 11 दिसंबर को, तब किसके पक्ष में रहता है। दीपक जी, ओवर टू यू। तो इन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है। एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में वापसी की जंग लड़ रही है। खुद राहुल गांधी यहां एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। दूसरी ओर राजस्थान में वसुंधरा सरकार से जनता की नाराजगी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 11 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच राजस्थान के 6 दौरे कर चुके हैं। धन, संसाधन और संगठन की कमजोरियों से जूझ रही कांग्रेस को पता है कि अकेले दम पर मोदी और शाह को बीजेपी से मुकाबला आसान नहीं, इसलिए कांग्रेस गठबंधन की कवायद में जुटी थी। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका मिल रहा है। पहले मायावती ने छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी से गठबंधन किया, फिर एमपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हाथ झटक दिया है। मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी लड़ेगी और समाजवादी पार्टी का जिनसे गठबंधन था, गौरवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जरूर बातचीत करेंगे। फिर कांग्रेस ने बहुत इंतजार कराया, कब तक इंतजार करें, इसलिए अब इंतजार नहीं होता हम लोगों को। ये इंतजार थोड़ी करेंगे राजनीति में कोई, और वो भी समाजवादी पार्टी 4थे नंबर की पार्टी है मध्य प्रदेश में, ये आप जान लीजिए। तो आइए सीधे चलते हैं जबलपुर, जहां पर राहुल गांधी का इस वक्त रोड शो चल रहा है। ये देखिए रोड शो में राहुल गांधी, कई गाड़ियों की लंबी कतारें, सड़क पर दोनों तरफ लोग। जबलपुर कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ के इसी इलाके से छिंदवाड़ा से कमलनाथ आते हैं जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तस्वीरों में आप राहुल गांधी को देख सकते हैं। राहुल गांधी के साथ आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख सकते हैं जो उनको इशारा करके हाथ हिलाने का कह रहे हैं। राहुल गांधी अपने हाथ का इशारा करके किसी को बुला रहे हैं और वही कमलनाथ दिख रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह से एक बच्ची जो है उनको हाथ हिलाकर अभिवादन कर रही है। बच्ची के गले में माला है और शायद वो राहुल गांधी की तरफ बढ़ रही है। देखते हैं तस्वीरों में आगे क्या होता है। हमारे साथ हमारे कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहेंगे 5 से 6 के डिस्कशन में। ये देखिए भीड़ में से इन्होंने बच्ची को बुलाया और बच्ची को गले लगाने की गले लगा रहे हैं वो।
देखिए कोशिश कर रहे हैं बच्ची को उस भीड़ से निकाला जाए। ये देखिए ये बच्ची को राहुल गांधी की तरफ ले जा रहे हैं एसपीजी के गार्ड्स, और राहुल गांधी ने बच्ची से हाथ मिलाया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो राहुल गांधी ने हाथ मिलाया, और राहुल गांधी ठीक उसी तरह से करते हैं जैसे कभी इंदिरा गांधी करती थी या राजीव गांधी करा करते थे। ये बिल्कुल उन्हीं का टच है इनके सिंह साहब। बिल्कुल मुझे याद है इंदिरा गांधी भी जब गई थी वो रस्सी फांद के चली जाती थी, और सोनिया गांधी भी उसी तरह बैरिकेड्स की रस्सी फांद के जो है महिलाओं के बीच चली जाती थी। दोनों की स्पीड उसी रफ्तार के। सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी वाली स्पीड से चलने का एक वो बनाया है, और ये राहुल गांधी का भी हम देख रहे हैं। बल्कि ये स्पार्क जो आया था वो पीछे से आया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारा किया था, उसके बाद राजीव गांधी ने भी। वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको कई इशारे करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव की, और खास नजर हमारी होगी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ मध्य प्रदेश पर। तो सबसे पहले चलते हैं रोहित के पास, फटाफट देख लेते हैं कि अब तक के जो ओपिनियन पोल आए हैं वो क्या कहते हैं राजस्थान के बारे में। रोहित जी। दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में ये सर्वे हुआ है 2018 में सर्वे, यानी कि चुनाव कार्यक्रम अब घोषित हुआ उससे पहले का सर्वे। राजस्थान के लिए सर्वे कहता है कि बीजेपी 39% वोट इस बार लेकर जाने वाली है। कांग्रेस को देखिए अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिख रही है, 44% वोट, यानी कि बीजेपी पीछे रहने वाली है। और अदर जो है वो इस बार के इलेक्शन में करीब 17% वोट ले जाने वाले हैं, लेकिन इसको सीट में अभी कन्वर्ट नहीं किया गया है। ये सिर्फ वोट शेयर बताया गया है, इसको सीट में कन्वर्ट नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें 2013 में क्या फिगर रही थी उसके मुताबिक, तो हम देखेंगे कि बीजेपी का वोट शेयर था 45%, कांग्रेस का था 33% और अदर्स का था 22%। अगर इस हिसाब से मैं एक शॉर्ट कैलकुलेशन फटाफट निकालूं तो बीजेपी नुकसान में है 6% के, कांग्रेस 11% के फायदे में है, और अदर्स 5% के नुकसान में है। यानी कि राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान में इस वक्त बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस सर्वे के मुताबिक, जो कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पूर्व किया गया था। कांग्रेस, हाँ माफ कीजिएगा, कांग्रेस को। मैं इसी को अगर सीटों में लेके आऊं, और ये सीटों वाला सर्वे किया गया था एबीपी सी वोटर की तरफ से, अगस्त 2018 में यह सर्वे किया गया था। तो अब सीटें देखें तो बीजेपी को 57 सीटें इसमें मिलती हुई नजर आ रही है, और जैसा कि हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा कांग्रेस फायदे में, देखिए 130 सीटें दिखा रहा है कांग्रेस को इस बार के इलेक्शन में, और बाकी जो अदर्स है जिसमें निर्दलीय बाकी पार्टियां हैं उनके लिए ये 13 सीटें दिखा रहा है। तो जो मेजर फायदा है इस बार वो कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान में, इस सर्वे के अकॉर्डिंग, जो कि अभी चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पूर्व किया गया है। और अगर मैं वोट शेयर की इसमें बात करूं, कितना वोट शेयर इसमें रहने वाला है, जो इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो सर्वे बताता है उसके मुताबिक तकरीबन बीजेपी 37% वोट ले जाएगी, अगस्त का सर्वे कह रहा है। कांग्रेस ले जाएगी 51%, और बाकी जो पार्टियां हैं वो 52%। यानी कि जो कांग्रेस है वो इस बार मेजर फायदे में रहने वाली है राजस्थान में इस सर्वे के अकॉर्डिंग। अगर आज चुनाव हुए तो, हम कह रहे हैं अगर आज चुनाव हुए तो उसके मुताबिक, और ये 3-4 दिन पहले की बात है, अगर आज चुनाव हुए नहीं, हम 3-4 दिन पहले की बात करें। लेकिन अनुज जी, आज की तारीखों को देखने के बाद आपको नहीं लगता कि मैक्सिमम प्रिपरेशन का टाइम, ग्राउंड को तैयार करने का टाइम भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के लिए मिला है? क्योंकि वहां 7 दिसंबर को चुनाव है, बाकी जगह 12 नवंबर को, सबसे पहली पोलिंग 12 नवंबर की हो जाएगी। तो क्या लॉस्ट ग्राउंड बीजेपी के नेताओं को भी एहसास है कि वहां पर उन्होंने कुछ ग्राउंड लूज किया है? क्या उसको कवर अप वो कर सकते हैं? क्योंकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी दोनों डटकर लगे हुए हैं वहां पर। दीपक जी, जिन राज्यों में चुनाव घोषित हुआ है उसमें पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक बड़ी अजीब सी बात है। सबसे भारी वोटिंग प्रतिशत भाजपा के पक्ष में राजस्थान में हुई थी, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। विधानसभा में कांग्रेस पर उसने 12% से अधिक की, और लोकसभा में लगभग 25% वोटों की बढ़त ली। लेकिन वहीं वो सबसे कमजोर मानी जा रही है, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तुलना में राजस्थान का वोट कितना फ्लक्चुएटिंग है इसका अंदाज लगाइए। और हमने देखा कि जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ उस समय पश्चिम से पूरब की तरफ मतदान के चरण चले थे, लेकिन इस बार ये उल्टा हो रहा है। छत्तीसगढ़ से शुरू होकर, पूरब से शुरू होकर पश्चिम की तरफ जा रहा है। और आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि इसमें भाजपा को भी तैयारी करने का पूरा मौका मिल जाएगा, जहां वो प्रधानमंत्री को अधिक से अधिक प्रयोग भी कर पाएगी। और देखिए, उसी समय संसद का शीत सत्र, जो कि इस वर्तमान लोकसभा का लगभग अंतिम सत्र मान के चलना चाहिए, कामकाजी सत्र, वो चल रहा होगा, उस पर पूरी छाया पड़ रही होगी। संसद कितना चलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन नेताओं को प्रचार करने का भरपूर मौका मिल जाएगा। माधव, आपको क्या लगता है, अगर हम बात करें राजस्थान के परिदृश्य की, जो बाहर से हमको देखने को मिल रहा है वो यही है कि वसुंधरा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भारी हो रहा है, तभी इस तरह के फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। क्या बीजेपी इस मिथ को तोड़ पाएगी?
देखिए, राजस्थान का जो इतिहास रहा है, राजस्थान में एक बार से दोबारा रिपीट सरकार नहीं हुई है, एक दो बार केस को छोड़ के। तो राजस्थान में मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से कांग्रेस को जो है सो थोड़ा सा एज प्राप्त है। लेकिन यहाँ एक सोचने की बात है कि जो अंतर कलह है कांग्रेस के बीच वो ज्यादा है। बीजेपी में सेंट्रल जो लीडर है उसके बीच डिफरेंसेज रहा है स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप के बीच, वसुंधरा के अगेंस्ट में। लेकिन फिर भी आज के डेट में देखिए बीजेपी में गुटबाजी कम है कांग्रेस की तुलना में। दूसरी बात, बीजेपी के पास चेहरा है वसुंधरा जी का, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक चेहरा घोषित नहीं किया है। कौन होंगे, सचिन पायलट होंगे या अशोक होंगे, कौन होंगे, वो फैसला उन्होंने नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन जीत इसमें जो है कांग्रेस की होगी। तो कांग्रेस भी जुड़ गई है, बीजेपी भी जुड़ गई है, दोनों पार्टियां हमारे साथ है। पीएल पूनिया साहब हमारे साथ मौजूद है। और जल्दी से रोहित हम छत्तीसगढ़ का आंकड़ा ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे पीएल पूनिया जी से, जो थोड़े ही वक्त के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें कहीं जाना है। बिल्कुल, देखिए दीपक जी, मैं आपको छत्तीसगढ़ का अगर आंकड़ा बताऊं तो ये अगस्त 2018 का सर्वे है, एबीपी सी वोटर का सर्वे है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 33 सीटें बता रहे हैं बीजेपी को, कांग्रेस को 51 सीटें बता रहे हैं और अदर्स के खाते में 3 सीटें रहेंगी। यानी कि जो 2013 का आंकड़ा है उसके मुताबिक, इस सर्वे के मुताबिक अगर हम अभी देखें जो अगस्त में सामने आया है उसमें कांग्रेस को मेजर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और वोट शेयर की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी 39% वोट शेयर करेगी, कांग्रेस 40% वोट शेयर करेगी और अदर्स के फेवर में 21% वोट शेयर रहेगा। दीपक जी, देख सकते हैं इस वक्त बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को एक एज है। पीएल पूनिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूनिया साहब, छत्तीसगढ़ के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस ये एज लगातार खोती जा रही है, क्योंकि अभी भी रमन सिंह की जो इमेज है उस पर डेंट नहीं डाल पाई है और जिस तरह से मायावती और अजीत जोगी का गठबंधन हो गया है वो भी आपके लिए मुसीबत पैदा करेगा? देखिए दीपक जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। पहले चुनाव में भी बहुत ही कम मार्जिन से कांग्रेस पार्टी हारी थी और अभी जो सी वोटर का सर्वे आया है उसमें बढ़त दिखाई है। और जो अपने आप को बताते हैं थर्ड फोर्स के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग के उभर रहे हैं अजीत जोगी और मायावती, उनको केवल 3 सीटों पर वो सिमटते हुए इसमें दिखाए हैं। और ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि रमन सिंह के इमेज के ऊपर कोई डेंट नहीं लगा। उनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके पुत्र जो कि सांसद है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के विरुद्ध इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जो आदिवासी क्षेत्र में जो उनको अधिकार मिलना चाहिए था आदिवासी लोगों को, वो उसमें उन्होंने कोताही की है, उनको अधिकारों से वंचित किया है। और भी अनेक ऐसे उदाहरण है जो कि जन कल्याण की योजनाएं उसमें अनदेखी की है, जनता की अनदेखी की है। तो जनता ने मन बनाया है कि अब की बार परिवर्तन होगा, हर हालत में होगा। और वही मैं समझता हूं कि सर्वे के माध्यम से भी उजागर हो रहा है। लेकिन आजकल जो कुछ मुद्दे उछल रहे हैं पूनिया जी, उन मुद्दों में आपका भी नाम आ रहा है। एक कथित सीडी का जिक्र हो रहा है जिसके बारे में हम वेरीफाई नहीं कर सकते, उस कथित सीडी के लिए आपका भी नाम आ रहा है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता आप पर खुद पर आरोप लगा रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये भाजपा जब देख रही है कि हम अनेक प्रयास करने के, अनेक प्रयोग करने के बावजूद कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि आपके सर्वे में भी वो बात साफ होती है, तो इस तरह के हथकंडे हमेशा उठाते हैं। हमेशा हर चुनाव से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाया करते हैं और वही इनकी स्ट्रेटजी है। और आश्चर्य की बात है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो इसके बारे में जिक्र करते हैं और प्रदेश अध्यक्ष बघेल के उसके नेतृत्व के ऊपर सवाल की खड़ा निशान इस बिंदु को करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि जो सीडी बनी थी वो एक मंत्री ने दूसरे मंत्री के खिलाफ बनवाई और जो बनाने वाले वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और क्योंकि जुर्म उसने किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपनी पार्टी से निकाल दिया। तो ये क्या सही नहीं है? ये इसका जनता इसको भी देखती है। और पलट में कोई कुछ तरह से फर्जी बातें उठाए तो उसको जनता स्वीकार करने वाली नहीं है, मानने वाली नहीं है। चलिए ठीक है पूनिया साहब, आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज जी, छत्तीसगढ़ के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल हो जाने के बाद रमन सिंह जी के खिलाफ मैंने पर्सनल कुछ भी नहीं था, लेकिन भाई 15 साल हो गए, अब बदलाव करना चाहिए, ये एक भाव बना हुआ था। लेकिन अजीत जोगी और बसपा
उनके बीच का गठजोड़ जो है वो कांग्रेस को कहीं न कहीं तकलीफ दे रहा है। लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, खासकर जो मैदानी क्षेत्र है, वहां की जो 60-65 सीटें हैं, उनमें कई सीटें ऐसी हैं जो हर चुनाव में पार्टियां बदलती हैं, यानी वहां से विजेता पार्टी बदल जाती है, उम्मीदवार बदल जाते हैं या विधायक बदल जाते हैं। उन सीटों पर इन दोनों का गठबंधन जो है वो वोट कटवा ही नहीं, सीट जितवा की स्थिति में भी कई जगह आ सकता है, और उससे मुझे लगता है कि यहाँ के परिणाम काफी अधिक प्रभावित हो जाएंगे। तरुण चुग जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह के इंडिकेशंस अभी दिखाई दे रहे हैं उस तरह के इंडिकेशन पे बीजेपी थोड़ी कमजोर विकेट पर नजर आती है अगर हम ओपिनियन पोल्स की माने, लेकिन आपका ग्राउंड कैलकुलेशन क्या कहता है, खासकर ऐसे में जब प्रधानमंत्री खुद और अमित शाह जी खुद लगातार दौरे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में? दीपक जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं कई वर्षों से आपको देख भी रहा हूं, फॉलो भी कर रहा हूं। जो आपने सबसे पहले बात की कि 7 दिसंबर का चुनाव और अब छत्तीसगढ़ की बात कही, उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो शायद पुनिया जी को ध्यान में नहीं आया। 39% और 40% दोनों पार्टियों के अंदर 1% का डिफरेंस है, और दूसरी तरफ आप देखिए 20% वोट बाहर पड़ा है। और अभी चुनाव की शुरुआत है और ये चुनाव छत्तीसगढ़ का निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह जी जीतेंगे, क्योंकि जो आज जो घोषणाएं हुई हैं, जो अजीत जोगी के साथ मायावती जा रही हैं और उसके बाद सपा की घोषणा हुई है, एक पूरे देश के अंदर वातावरण बन रहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक कोई भी क्षेत्रीय दल राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। और इवन राहुल गांधी के साथ उनकी पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनको लगता है कि वो एसेट नहीं, एक लायबिलिटी है, और उनका पूरा घटनाक्रम ये चुनाव के अंदर एक सामने कौन खड़ा है ये स्पष्ट नहीं कर रहा। इसलिए मेरे को लगता है कि ये चुनाव जो विधानसभा के चुनाव है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये जीतने वाली है। इनके सिंह साहब, और ये ग्राउंड रियलिटीज है, हम ग्राउंड पर हैं, हमने एक बूथ, एक पन्ने तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लामबंद किया है। नीचे तक हमारे पास कार्यकर्ता की टोली और ऊपर नेता, हमारे पास पूरा क्रम पूरा है। और कांग्रेस के बाद नीचे कार्यकर्ता भी नहीं है और ऊपर क्रम के अंदर अगर हम जाएंगे तो उनके पास कोई नेता नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में कौन होगा मुख्यमंत्री, जो आज आपका सबसे बड़ा स्लोगन है, कौन होगा मुख्यमंत्री, वो भी उनके पास नेता नहीं है। नेता नहीं है, नेता एक तरफ कांग्रेस के पास नहीं है, दूसरी तरफ बीजेपी के पास एक सर्वमान्य चेहरा है रमन सिंह के रूप में। पर आपको क्या लगता है, वाकई में उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी को किसी तरह का डेंट लगा दिखता है आपको? नहीं, मैं अभी हाल में गया था वहां पे और अंदर गया था दांतेवाड़ा के उस इलाके में जहां नक्सलाइट इन्फेस्टेड एरिया है। काफी दूर तक हमने देखा, अंदर बात किया। वहां पे एक सड़क पे मैं जा रहा था तो बहंगी पे जो बांस का होता है उस पे 2 सिलेंडर लादे आदिवासी महिलाएं जंगल के अंदर जा रही थी, तो हमने जल्दी से जाके उनको रोका। और आपके यहाँ ये चला भी था, आज से 20 दिन पहले आपके यहाँ ये सब चीजें फुटेज चले भी थे। उससे पूछा हमने कि क्या ला रही हो, तो बोला कि गैस सिलेंडर। तो हमने कहा इसको जलाना आता है? तो नहीं, पहले सीखेंगे। बोले किसने दिया है? तो सरकार ने दिया है। ये उसने 3 बातें कही। एक इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेवलपमेंट फ्रंट पे रमन सिंह ने काफी काम किया और वहां के आदिवासियों को जंगल में जैसे फूड है, बल्कि मुझे लगता है कि भारत में इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। जिस तरह का वहां पे फूड सिक्योरिटी स्कीम में उन्होंने अनाज बांटा है। और देश का नंबर 1 राज्य रहा था जिसने सबसे पहले फूड सिक्योरिटी कानून लागू किया था। और इतना ही नहीं, आपको ऐलान किया जाता है कि 12 बजे से 2 बजे तक फला एरिया में गरीबों के लिए ये आया है, बीपीएल के लिए, और वो ले लें, और उसको मॉनिटर एक आदमी करता रहता है। तो मेरे ख्याल से ये डेवलपमेंट। और दूसरा जो अभी आप लेटेस्ट रिकॉर्ड आया है कि प्रोडक्टिविटी, 2 चीजें होती है, प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है लेकिन उत्पादकता कम हो जाती है कई बार, क्योंकि लागत बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ एक अकेली राज्य है जिसमें कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी है अनाज, फूड ग्रेन प्रोडक्शन की, तो ये वो लाभ का सबब बना है। तो मुझे लगता है कि एक छत्तीसगढ़ी ओपिनियन तो मैं पता नहीं इत्तेफाक कर पा रहा हूं उसके रिजल्ट से, लेकिन एक अगर राज्य है जहां की रमन सिंह का डेवलपमेंट जनता के को
जनता एक्सेप्ट कर रही है, वो छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ मेरा मानना है कि रमन सिंह आसानी से जीत जाएंगे। हाँ, मायावती और ये आने से थर्ड वेरिएबल एक आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि मायावती के वोटर वो इंट्रिंसिकली कांग्रेस के वोटर हैं। मुझे लगता है कि वो दोनों के वोटर हैं, तो वो लॉस दोनों का हो सकता है। अजीत जोगी के आने से भी कुछ एरिया में, ट्राइबल एरिया में खास करके कुछ वोट्स जाएंगे जो कि कांग्रेस का, जिसमें कि नुकसान होगा। रमन सिंह का उतना नहीं होगा। अजीत जोगी के अगर बाहर निकलते हैं तो ये दिक्कत थी। कांग्रेस के साथ ये सारे लोग अगर मिलकर लड़ते, कांग्रेस का एक फेस नहीं है वहां पे, जो आपने ओरिजिनल बात कही थी, वहां पे फेस ना होने की वजह से ये दिक्कत है। लेकिन कांग्रेस का प्रेजेंस है, कांग्रेस सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रमन सिंह को मुझे लगता है कि एक टर्म शायद जनता और देने की मन बना चुकी है। अनुज जी, एक महत्वपूर्ण बात, अजीत जोगी जो सीट जीतेंगे, बीजेपी आज से मान के चल रही है कि अगर जोगी जी 2 जीत गए, 3 जीत गए, 5 जीत गए, 7 जीत गए, जितनी भी आएगी वो बीजेपी के खाते में जाएगी, बीजेपी के खाते में जाएगी। नहीं दीपक जी, मेरे ख्याल से ऐसा मान के चलना बहुत कठिन होगा, क्योंकि जोगी जी बहुत हार्ड निगोशिएटर हैं। यह भी संभव है कि मुख्यमंत्री पद खुद लेकर के वो कांग्रेस को मजबूर करें कि वो बाहर से उन्हें समर्थन दे या अंदर से भी आके समर्थन दे, क्योंकि पहले भी वो जब छत्तीसगढ़ बना तो पहला मुख्यमंत्री कांग्रेस ने ही उन्हें बनाया, जबकि उनके पक्ष में केवल 1 या 1.5 विधायक ही हुआ करते थे। सोनिया गांधी जी ने उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली थी। इसलिए, और देखिए, राहुल जी उन्हें पसंद नहीं करते, ये बात सही है, लेकिन सोनिया जी अभी भी शायद उन्हें पसंद करती हैं, प्रियंका भी उन्हें पसंद करती हैं। इसलिए भाजपा गारंटीड न माने कि जोगी के वोट, विधायकों के वोट उनके होंगे। वो हार्ड निगोशिएशन में खुद मुख्यमंत्री बनने की पूरी कोशिश करेंगे, वो करेंगे। और उनके पत्ते इसके लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि कांग्रेस में, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सोनिया जी यदि उन्हें पसंद करती हैं, अभी भी प्रियंका भी चाहती हैं, तो तार तो उनके पास हैं। तार उनके पास हैं, तो तार जोगी के पास है। तो ये एक नया फैक्टर है जो छत्तीसगढ़ चुनाव में हमको देखने को मिलेगा। ये सीधे चलते हैं रोहित के पास। रोहित, मुझे आप बताइए, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है छत्तीसगढ़ के बारे में? देखिए दीपक जी, मैं इस राय से बिल्कुल पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। छत्तीसगढ़ में जहां तक बात है, 15 साल हो गए हैं रमन सिंह को, और अभी तक जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, जैसा कि अभी एनके सर ने भी बताया इस बात को, तो देखिए, एक डेवलपमेंट वो होता है जो कहते हैं ना कि लास्ट आदमी तक पहुंच जाए। जैसा एनके सर ने बताया कि वो दंतेवाड़ा के उस इलाके में पहुंचे जो कि नक्सल प्रभावित है, लेकिन वहां पर भी सिलेंडर पहुंच गया। तो लास्ट आदमी तक जब आपका विकास और डेवलपमेंट पहुंचता है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो मिल सकता है छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को। हालांकि जो आंकड़े हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन अब क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया चुनाव में, अब चुनाव का ऐलान भी हो गया, अब तकरीबन 1.5 महीने, तो अब ये 1.5 महीना जो है मुझे लगता है बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा छत्तीसगढ़ के बाद में। लगता है इस वक्त मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का क्या जो फिगर्स है वो कहती है, उसको हम यहां पर बताते हैं आपको। बट पहले मैं वोट शेयर की बात करता हूं। वोट शेयर अगर मैं बात करूं, जो अभी सर्वे हुआ था मई 2018 में एबीवीपी और सीएसडी का, वो ये कहता है कि बीजेपी का वोट शेयर इस बार 34% रहने वाला है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस में का जो वोट शेयर है वो 47% है, यानी कि बीजेपी से काफी ज्यादा ये शो कर रहा है। और अगर बाकी हम देखें तो 19% वोट शेयर ये शो कर रहा है, जो कि मई 2018 में हुआ। पिछली बार यानी कि 2013 में क्या था, जब नतीजे आए थे, उसमें कितना वोट परसेंटेज किस पार्टी को मिला था, वो ये है सामने। बीजेपी का वोट शेयर उस टाइम 45% रहा था, और कांग्रेस का 36% रहा था, और बाकी का 19% रहा था। अब मैं फटाफट इसके जो कैलकुलेशन है प्लस माइनस वो आपको बता देता हूं। बीजेपी -11% के लॉस में है इस बार, इस सर्वे के अकॉर्डिंग, जो कि मई में हुआ था। कांग्रेस +11%, यानी कि 11% के फायदे में कांग्रेस, यानी कि जितना बीजेपी को लॉस हो रहा है उतना कांग्रेस को फायदा इस सर्वे के अकॉर्डिंग होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जो अदर्स है वो सेम टू सेम है। अब इसको 2018 अगस्त में जो सर्वे हुआ था, एबीपी और सी वोटर का सर्वे था, ये सर्वे क्या कहता है, ये सीट भी दिखा रहा है सर्वे, इसको सीट में कन्वर्ट होते हुए हम देखते हैं कितना अंतर है। अब देखिए, बीजेपी को 106 सीटें दिखा रहा है, कांग्रेस को 117 सीटें दिखा रहा है, और जो मेजॉरिटी है मध्य प्रदेश में वो 116 के आसपास है। अगर हम इसको माने तो मेजॉरिटी ले जा रही है कांग्रेस, और अदर्स जो है वो 7 है। जो वोट परसेंट में देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2% का डिफरेंस कांग्रेस में, बीजेपी 40% है, कांग्रेस 42% है, अदर्स 18% है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा कि ये अगस्त का सर्वे है, अब क्योंकि चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो चुका है, तो अब 1.5 महीने का वक्त तकरीबन बचा है वोटिंग में, तो ये 1.5 महीना बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, और ये आंकड़े अप डाउन भी हो सकते हैं। दीपक जी, बिल्कुल, ये 1.5 महीना बहुत क्रूशियल होने वाला है। और सीधे चलते भोपाल, हमारे साथ ललित शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, जो कि नेशनल इंचार्ज है सपाक्स के, और हमारे साथ महेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, जो कि लीडर है अजाक्स के, जो कि SC ST संगठन है उनका, SC ST लोग हैं उनका संगठन है।
ललित शास्त्री जी, मुझे पहले बताइए आपकी क्या रणनीति होगी जब सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है, जब सब कुछ सामने है? कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? आपने कहा था कि सीटें हम घोषित नहीं करेंगे, फिर भी हम माने कि 200 से ज्यादा सीटों पर आप लड़ेंगे, और क्या आपका उतना बड़ा संगठन तैयार है अभी? देखिए दीपक जी, मैंने जैसा पहले भी बताया था आपके एक दूसरे कार्यक्रम में, मैं सपाक समाज संस्था का संस्थापक अध्यक्ष और राजनीति करने के लिए अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, और सपाक समाज पूरी तरह मुझसे जुड़ा हुआ है, और हम लोग अनारक्षित समाज पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के चुनाव में कूद रहे हैं पूरी ताकत के साथ। और एक बात ध्यान देने की है, ये चुनाव भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का नहीं है। अब एक और शक्ति, राजनीतिक शक्ति मध्य प्रदेश में उदय हुआ है। चारों तरफ आक्रोश है, विद्रोह है वोट बैंक पॉलिटिक्स के खिलाफ। इस देश को बहुत बांट लिया, एक तरफ दलित में और दूसरी तरफ उन लोगों में जिनको आरक्षण नहीं है। और ये सिर्फ आरक्षण और वो लोग जिनको आरक्षण नहीं है उनकी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है उन लोगों को भी आरक्षण जो मलाईदार परत में रह रहे हैं, क्रीमी लेयर के लोगों को भी आरक्षण मिला हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। इससे सिर्फ अनारक्षित समाज में नहीं, उस समाज में भी, दलितों में भी आक्रोश है कि मलाईदार परत वाले सारा फायदा उठा रहे हैं कोटा सिस्टम का और आरक्षण का। और अब अगर आरक्षण की बात करें, एट्रोसिटीज की बात करें, पदोन्नति में आरक्षण की बात करें, जिससे लाखों लाखों परिवार पीड़ित है। पदोन्नति में आरक्षण में सिर्फ सरकारी अधिकारी कर्मचारी पीड़ित नहीं, उनके परिवार भी पीड़ित हैं। और इनसे भी अलग हटे, अगर आप ट्रेडर्स से जाके बात करिए, वो किस तरह से जीएसटी को लेकर। ललित शास्त्री जी, बड़ा लंबा भाषण हो गया, चुनाव में अभी वक्त है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या आप सिर्फ वोट कटवा तो नहीं साबित होंगे? आप सिर्फ वोट कटवा तो नहीं साबित होंगे? आप बीजेपी की मदद तो नहीं करेंगे? यहाँ लोग प्याज सड़कों पे फैला रहे हैं, टमाटर बिखेर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? और एक बात और, इस देश में एक कमीशन है जो कि कृषि कीमत और लागत के ऊपर अपना रिपोर्ट देती है, जिसके ऊपर एमएसपी डिसाइड होता है। पिछले 3 साल से मोदी सरकार ने इसमें नहीं, आप भाषण दे रहे हैं ललित शास्त्री जी, साफ साफ मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप कहीं वोट कटवा तो नहीं साबित होंगे? आपकी भूमिका सिर्फ वोट कटवा तक तो सीमित नहीं रह जाएगी। ललित शास्त्री जी सुनिए, ललित शास्त्री जी सुनिए, आपकी भूमिका वोट कटवा की तो नहीं रह जाएगी। लॉ की बात करिए तो मध्य प्रदेश में महिलाओं पे सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ पर। चलिए, बधाई हो, आप नेता बन गए हैं। बधाई हो ललित शास्त्री जी, आप नेता बन गए हैं। बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो, आप नेता बन गए हैं। आप बिल्कुल नेता बन गए हैं। मैं अजाक्स के बंधु के पास चलता हूं। महेंद्र सिंह जी, सपाक्स के इस विरोध के बारे में आप क्या कहेंगे? अपना खाता खोल के दिखाएगी चारों तरफ मध्य प्रदेश में। जी, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि सपाक्स के इस विरोध के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? देखिए, ये सवाल आपसे नहीं है, ये सवाल आपसे नहीं है, ये सवाल महेंद्र सिंह जी से है। महेंद्र सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? महेंद्र सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? महेंद्र सिंह जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सीधे हम चलते हैं तरुण चुग के पास। तरुण चुग, हमें ये बताइए, मध्य प्रदेश में भी जो ओपिनियन पोल्स हैं वो आपको थोड़ा पीछे दिखा रहे हैं। हालांकि 100 से ऊपर की सीटें दे रहे हैं और कांग्रेस को बहुमत से थोड़ा दूर 117 पर खड़ा कर रहे हैं। 116 का बहुमत होता है। आपको क्या लगता है, आप इतना लॉस ग्राउंड कवर कर पाएंगे? बड़े भैया, प्रश्न है कि ये जब सर्वे हुआ था वो आज से 3 महीने पहले का हुआ था। आपके अभी एंकर बता रहे थे। पहली बात तो अभी तक वातावरण और चीजें बदली हैं, और आने वाले उन्होंने जो पहले बताया था अप्रैल का बताया था। चलिए, अगर अगस्त का है तो भी अभी अक्टूबर चल रहा है और नवंबर आने दीजिए। आज भी ग्राउंड रियलिटी हमारे साथ है। कांग्रेस कई हिस्सों में बटी है। वहां कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है, और हमारे पास स्थापित नेता है जिसने काम करके दिखाया है, जिसका जन समर्थन अभी यात्रा निकली है। जो मेरे पास रिपोर्ट आई, लोग रात को 2-2 बजे तक
शिवराज जी को सुनना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, उनकी जनहितैषी नीतियों को देखना चाह रहे हैं और जनता के अंदर वो लोकप्रिय नेता हैं और जनता उनको समर्थन देगी क्योंकि बहुत कम परसेंटेज है जो आपस में डिफरेंस है और बाकी बहुत बड़ा परसेंटेज बाहर पड़ा है। जनता को नेतृत्व, जनता के पास जनता की जो सुविधाएं हैं, जहां इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, आज देश के अंदर भाजपा गरीबों के लिए काम करने नहीं, फिर ये भाषण वाली बात हो गई। तरुण चुग जी, मैं बड़े पॉइंटेड सवाल पूछता हूँ आपसे, मैं बड़े पॉइंटेड सवाल पूछता हूँ। जब से चुनाव की बात शुरू हुई है और चुनाव में 6 महीने दूर रहे हैं, सुनिए मेरी बात, सुनिए, सुनने का भी थोड़ा साहस रखिए। सपाक्स का आंदोलन आपके खिलाफ है, अजाक्स का आंदोलन आपके खिलाफ है, करनी सेना का आंदोलन आपके खिलाफ है, किसान आपसे नाराज है, नवयुवक आपसे नाराज है क्योंकि बेरोजगारी वहां की एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सब चीजों से कैसे पार पाएंगे? ये मध्य प्रदेश के रियल मुद्दे हैं और खुद शिवराज सिंह चौहान भी इन मुद्दों को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। हमने इन पिछले 6 महीनों में इन मुद्दों के ऊपर काफी काम किया है, जनता के अंदर जाकर लोगों से बातचीत की है और अब ये वोट बैंक हमें पड़ने वाला है क्योंकि उनकी समस्या, पर वोट बैंक की राजनीति तो आप करते नहीं है। हुआ है और निश्चित रूप से जो गैप है, हम तो सेवा की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, गरीब के काम की राजनीति करते हैं। वोट बैंक से आप सेवा और विकास पर आ गए। देखिए, वोट बैंक से आप सेवा और विकास पर आ गए। चुग साहब, वोट बैंक से आप सेवा और विकास पर आ गए। आपने भी असल में बात कह दी कि सभी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आपने भी उस बात को मान लिया कि सभी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। नहीं, हम नहीं करते। नहीं। मैं कैसे मान लूं आप नहीं करते? विकास की राजनीति करते हैं। मैं कैसे मान लूं आप नहीं करते? विकास के साथ ही आगे बढ़े। आप तो कई सालों से देखते आ रहे हैं। ठीक है, माधव आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माधव, मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश में क्या है कि अंदरूनी कलह कांग्रेस में भी कम है और वहां कांग्रेस जैसे तगड़ा फाइट दे रही है। दूसरी बात क्या है कि वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और वहां जो एंटी इनकम्बेंसी है, अलग फैक्टर भी है, दिग्विजय सिंह भी है। दिग्विजय सिंह का खैर दिग्विजय सिंह उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, सर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन व्यापम घोटाला भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है मध्य प्रदेश में और उसका सवर्णों का SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में जिस संशोधन किया गया और अध्यादेश लाया गया, पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया, उससे कहीं न कहीं सवर्णों में नाराजगी काफी ज्यादा है और उसका फायदा मुझे लगता है कहीं न कहीं कांग्रेस को मिलेगा। कांटे की टक्कर है, कांग्रेस भी उसके साथ में। उन दोनों को मैं सुन के आया हूं, उन दोनों को मैं समझ के आया हूं। वो बीजेपी के खिलाफ है तो वो कांग्रेस के भी खिलाफ है क्योंकि कांग्रेस भी उस SC/ST एक्ट में साथ में खड़ी। लेकिन सर क्या होता है जब आप रूलिंग पार्टी होते हैं, 15 साल का शासन होता है, जो एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा रूलिंग के पास जाएगा न कि विपक्ष के पास जाएगा। इसी को भी ध्यान रखना है। कानून बनाया किसने? कानून बनाने में साथ किसने दिया? ये भी दोनों वही कर रहे हैं। तो ज्यादा नुकसान वहां बीजेपी को होगा न कि कांग्रेस को होगा। कांग्रेस के दबाव में बीजेपी को ये बदलाव करना पड़ा, ये बात मत भूलिए। वो तो तमाम पार्टी कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने संसद भवन के अंदर की थी और बीजेपी पे तो यही आरोप लगाते रहे 15 दिन तक आप खामोश क्यों हैं? लेकिन मैसेज जो गया वो यही गया कि केंद्र सवर्णों के खिलाफ ये कानून लाया। यही पार्टी आप है जिसकी सरकार होती है उसी पे जाता है ये सब, जैसे विपक्ष पे नहीं जाता। लेकिन विपक्ष पे भी वो उतना ही गया है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात मानूं और मैंने मध्य प्रदेश की जितने भी ग्राउंड शो किए किस्सा कुर्सी का उसको महसूस करूं तो साफ निकल कर आता है अजाक्स और करनी सेना न बीजेपी के साथ है न कांग्रेस के साथ है। वोट में वो कितने कन्वर्ट हो पाए ये दीगर बात है। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। वहां कांटे की टक्कर है सर, वहां कांटे की टक्कर है। ये नहीं कहा सकता कि बीजेपी बहुत ज्यादा और कांग्रेस में डिफरेंसेज रहे। अनुज दीपक जी, ये जो वोट बंटवा जो है ना, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे यूपी से सटे हुए जो सीटें हैं लगभग 60-65 के आसपास, उनमें इस पे ज्यादा असर होने वाला है। जो मध्य भारत का बड़ा अंचल जो आपका इलाका है, वहां मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट गैप 20% का है, तो थोड़ा वोट भरेगा भी तो सीटें बीजेपी की घटेंगी वहां बहुत ज्यादा, ऐसा मुझे नहीं लगता। जो घटना है वो यूपी से जुड़े हुए इलाके चंबल से लेकर के सतना सीधी तक। नहीं, लेकिन बेल्ट में कितनी सीटें घटती है वो मान लीजिए आरक्षण का एक मुद्दा है और सवर्ण वाकई नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं। सवर्ण नाराज है, कुछ हद तक दलित का भी जो नीचे का वर्ग है वो भी जानता है कि लाइन शेयर ऊपर वाले ले जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो मैसेज गया है ये ब्रॉडली पूरे कंट्री भर में, आज होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी राज्यों को कि भाई इसका अक्षरशः पालन कीजिए। माने जैसे ही दलित ये करे
ये होम मिनिस्टर की चिट्ठी है, अभी 2 दिन पहले। नहीं, उससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा था? शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के कोई भी मेरा सवर्ण बंधु जो है अरेस्ट नहीं होगा। क्लियरिटी करी उसी के काउंटर में। तो ये भी कंफ्यूजन की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इस कंफ्यूजन का क्या मतलब निकालते हैं आप पॉलिटिकली? केवल सवर्ण नहीं, देखिए वो उसमें SC/ST एक्ट के खिलाफ जिन पर एक्शन हो सकता है उनमें ओबीसी भी आते हैं, जिससे शिवराज मैं वही बोल रहा हूँ कि ओबीसी उनसे नाराज है। पूरे वोट बैंक को, सपाक्स के अंदर एक बड़ी संख्या में ओबीसी हैं। मगर वहां शिवराज सिंह चौहान जब खड़े होकर ये बात कहते हैं तो वो फिर वो उस चीज को एड्रेस कर ले रहे हैं और उस नाराजगी को बहुत हद तक भुना लेंगे। मगर मैंने जो आपसे आग्रह किया कि इसका पूरा असर जो है वो ऊपर की पट्टी, उत्तर की जो पट्टी है वही मेरे ख्याल से वो जो असर पड़ेगा वो बीएसपी और एसपी के कारण पड़ेगा, सपाक्स और अजाक्स का नहीं पड़ेगा, क्योंकि सपाक्स जैसा संगठन जो है वो मध्य भारत में उज्जैन, इंदौर, खंडवा, इन जगहों पर बेहद सक्रिय है। वहां दिखता है आपको जी, दिखता है। लेकिन जब ये 2 अप्रैल का बंद हुआ हो या बाद का बंद हुआ हो, जहां पर अधिक असर हुआ है, हिंसा हुई है, वो पट्टी ऊपर वाली है, जहां पे वो जातीय भावनाएं अधिक उभर करके दिखेंगी आपको। तो एक एंगल इसमें और है, जो एसपी और बीएसपी का जो अलायंस होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, और वो जो वोट काट रहा है अलायंस नहीं है, लेकिन वो जो वोट काट रहा है वो बीजेपी का वोट काट रहा है, न कि कांग्रेस का काट रहा है, क्योंकि उसका जो कास्ट है उल्टा होगा सर, कांग्रेस का है और कुछ ओबीसी और दलित जो है, क्योंकि ओबीसी का जो वोटर रहा है कहीं न कहीं बीजेपी के पास जाता है, और दलित का भी, वो कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये मेरा मानना है। आपको लगता है? देखिए, बुंदेलखंड के जो बघेलखंड है उसमें भाजपा ने सन 98 में एक तय रणनीति अपनाई कि कुर्मी प्लस ब्राह्मण, ये कॉम्बिनेशन उनको रखना है। ठाकुरों को उन्होंने छोड़ दिया, बाकी पिछड़ी जातियों और हरिजनों की बहुत अधिक परवाह नहीं की। उनने अपना राजनीति समीकरण ये बनाया, और बसपा पर तब से वो कांग्रेस पर भी भारी पड़ती जा रही है उस इलाके में। वो वोट बैंक टूटेगा, मुझे उसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है। चलिए, बिगुल फूक चुका है, किस्सा कुर्सी का सीएम कौन शुरू हो चुका है, और इस पर हमारी पल पल की नजर रहेगी।